सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक एज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड स्टोन एज एंड साथ ही साथ चालकोलिथिक एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था 2500 से लेकर 1750 जो BC का टाइम पीरियड है वो। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एज, जिसका जो अब वो जो हमने देखा था वो थोड़ा सा मेच्योर हड़प्पन फेज था, यानी वो लगभग 1500 BC तक कंटिन्यू रहा। और वैदिक एज जो है 1500 BC से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल 500 BC, 1500 से लेके 500 BC, जिसमें कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं अर्ली वैदिक और एक को बोलते हैं लेटर वैदिक। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड इसका है लगभग 1500 BC से लेके 1000 BC तक। ठीक है, मतलब आप शायद समझ पा रहे होंगे, यानी कि 1000 BC का मतलब क्या होता है। 1000 BC का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले की बात हो रही है ना। यानी कि जब हम BC में आगे बढ़ते हैं तो नंबर डिक्रीज होता है। एंड अगर हम बात करें लेटर वैदिक एज की तो ये 1000 BC से 500 कहीं कहीं 600 BC रहता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है लेटर वैदिक एज का। वैदिक पीरियड पढ़ने से पहले ये वेदास बने, क्योंकि हम वेदास के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वेद क्या है, सोसाइटी कैसी थी अर्ली वैदिक के टाइम पे, पॉलिटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, पॉटरी कैसी यहाँ पे मिली। वैसे सिमिलरली लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर कैसा था, पॉलिटी कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, पॉटरी कैसी थी, डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, वेदांगास, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। दैट ये सब बने कहाँ से, तो ये माना जाता है, ये थ्योरी है, इसको हम बोलते हैं इंडो आर्यन थ्योरी। ये माना जाता है कि इंडिया में या फिर जो हम सब लोग हैं ज़्यादातर, खासकर जो ये नॉर्थ इंडियन बेल्ट में रहते हैं, ये सब आर्यंस हैं। माना जाता है कि ये जो स्टेपीज़ हैं यहाँ पे, दैट इज़ ये सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे एक ट्राइब रहा करती थी, एक कबीला रहा करता था। ये कबीला धीरे 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 बढ़ता गया और ये माइग्रेट करता गया। एक कबीला यहाँ पे चला गया यूरोप की तरफ एंड एक जो है यहाँ पे माइग्रेट किया इंडिया की तरफ, नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश। हिंदू कुश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अभी देखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमें पता चलता है टेक्स्ट से, कौन से टेक्स्ट से पता चलता है कि भाई यहीं से माइग्रेट किए थे। यहाँ पे टर्की में आपका एक इंस्क्रिप्शन मिला, बोगास्काई। ठीक है, बोगास्काई इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे गॉड एंड गॉडेसेस, किन गॉड एंड गॉडेसेस के नाम देखने को मिले जो हमारे वेदों में मेंशन्ड है, जैसे कि इंद्र हो गए, वरुण हो गए, इन सब के नाम मेंशन्ड है बोगास्काई इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पे है, जो कि टर्की या फिर तुर्की में देखने को मिला। ईरान का जेंडा अवेस्ता करके है, जैसे हमारा क्या है वेदा है, वैसे वेद हैं, वैसे इनके जेंडा अवेस्ता करके एक टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें भी हमें इसके सोर्सेज एविडेंसेस, लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं। प्लस ऐसे वर्ड्स हैं जो यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम है। जैसे भ्राता जब हम बोलते हैं तो भ्राता ये हिंदी वर्ड है, और इंग्लिश में ब्रदर थोड़ा सा सिमिलर टाइप लग रहा है। सात और सब, ठीक है, सप्त और सेवन वो थोड़े से सिमिलर साउंडिंग और थोड़े से वैसे भी लगते हैं कि हाँ ये इनका सेम ओरिजिन रहा होगा। तभी हम जो इंडिया में जो ये लैंग्वेज चलती है उसको हम बोलते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है, जो क्लास ऑफ लैंग्वेज है पूरा। और यहाँ तक कि जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, है ना, बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी है आर्कटिक होम टू वेदास, आर्कटिक होम टू वेदास, जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से जितने भी इंडियंस हैं सब वो आर्यंस हैं। तो ये है आपकी इंडो आर्यन थ्योरी कि किस तरह से यहाँ पे आर्यंस का इन्वेजन हुआ था। और यहाँ पे आपने ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये मोदी जी नहीं है, ये कौन है, ये आपके बियर्डेड मैन का स्टैच्यू, जो किसका बना हुआ था, याद करिए, जो बना हुआ था आपका किसका, स्टेटाइट का, सॉफ्ट स्टोन का। अब ये जो बियर्डेड मैन का हमने स्टैच्यू देखा था, हड़प्पा के टाइम पे देखा, तो ये एक थ्योरी है कि इन्होंने ही हड़प्पन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट ये सबसे लीस्ट बिलीव्ड थ्योरी में से एक है। हड़प्पन के एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा जो ख़त्म हुई सभ्यता, इसके लिए कई सारी थ्योरीज हैं कि अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, ड्रॉट की वजह से सूखा पड़ गया तो नदियाँ सूख गई, जिसकी वजह से ये फ्लरिश नहीं कर पाया। और एक थ्योरी ये भी बोलती है कि आर्यंस ने इन्वेजन किया जो इनको ख़त्म कर दिया। बट इसके हमें उतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। क्यों, ख़त्म किया होता तो लड़ाई हुई होती, लड़ाई के कुछ एविडेंसेस मिले होते, जैसे कि हड्डी टूटी हुई मिलती है हमें बीच से, इस तरह के, तो वो एविडेंस हमें कुछ मिले नहीं यहाँ पे। तो सबसे लीस्ट बिलीव थ्योरी में से एक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने, तो बोकास का इंस्क्रिप्शन टर्की, जेंडा वेस्ता ईरान एंड बाल गंगाधर तिलक की किताब आर्कटिक होम टू वेदास। तो ये अब यहाँ पे आए कहाँ पे, सबसे पहले तो अब कैसे पता चला, क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले वेदास को कंपाइल किया, वेद को कंपाइल किया, और वेदों में कुछ हमें ओल्ड नेम देखने को मिले, जैसे कि हिमवंत इन्होंने मेंशन किया, मुंजवंत, ठीक है, मुंजवंत होगा, हिमवंत, मुंजवंत। हिमवंत हिमालय की बात कर रहे हैं, मुंजवंत हिंदू कुश माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, ये जो आपको हिमालय के पास देखने को मिलेगी।
प्लस इन्होंने रीजन ऑफ सप्त सिंधु को मेंशन किया है। किसको मेंशन किया है? सप्त सिंधु को, ठीक है, सप्त सिंधु मेंशन किया है। जब सप्त सिंधु की बात आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, तो इन्होंने सिंधु मेंशन कर रखा है वेद में। सिंधु किसको बोला गया? इंडस को। वितास्ता झेलम को, अस्किनी चिनाब को, पुरुषनी रावी को, विपाशा ब्यास को। ये एंशियंट नेम्स, पुराने नाम पूछता है, इसलिए आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं जैसे पुरुषनी में रा आ रहा है और रावी, ठीक है। ब्यास, विपाशा अपने आप ये तो याद हो जाएगा। इंडस और सिंधु बोलते हैं, ये सबको याद हो जाएगा। बस झेलम और वितास्ता आपको याद रखना है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं जेवी, ठीक है, जेवी करके कुछ भी अपने मौलिक बना लीजिए। बाकी तो जो बच गया चिनाब, अस्किनी, ठीक है। और सतलज आपका सुतुद्री, एस से सतलज और एस से सुतुद्री, और सरस्वती को सरस्वती ही मेंशन किया गया है। तो ये लैंड ऑफ जो 7 रिवर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ पुराने नाम हैं जो हमें वेद में मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये लोग कहाँ से, मतलब कहाँ से आए और किस पर्टिकुलर रीजन में सबसे पहले स्टे किए, फिर कैसे धीरे धीरे ये माइग्रेट हुए, पूरे इंडिया में फैले। तो पूरी स्टोरी धीरे धीरे जब हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे, कल देखेंगे महाजनपद, ठीक है, आज जैनिज्म बुद्धिज्म देखेंगे, कल महाजनपद देखेंगे, तब आपको और चीज़ें समझ में आएंगी क्लियरली। तो एकदम टाइमलाइन बना के चलिएगा। अब जैसे मैंने बोला कि इसको हम पूरे जो वैदिक काल है 1500 से लेके 600 BC तक, इसको 2 पेड में डिवाइड करते हैं, अर्ली और लेटर। अर्ली 1500 से लेके 1000 तक, और जो लेटर है वो 1000 से लेके 600 तक। अब हमें एविडेंसेस मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस, तभी तो बोलते हैं कि यहाँ से एक्चुअल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यहाँ से एक्चुअल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अभी तक तो पहले तो प्री हिस्ट्री चला स्टोन एज में और चालकोलिथिक में, देन प्रोटो हिस्ट्री हड़प्पा वाला, क्योंकि लिखा तो था लेकिन समझ नहीं आ रहा था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, क्या बताना चाह रहे हैं समझ नहीं आया कुछ। और कैसा था, हमने देखा था कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लिखते थे। इसको क्या बोलते हैं जरा बताइए? इस पर्टिकुलर जो लिखावट है जहाँ पर राइट से लेफ्ट देन लेफ्ट से राइट, इसको क्या बोलते हैं? बी से नाम स्टार्ट होता है, कमेंट बताइए। तो वेद जो हैं इनसे हमें पता चलता है, ये लिटरेरी एविडेंसेस हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो यहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वेद जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। इनको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय मतलब गिफ्टेड बाय गॉड, नॉट बाय मैन। इनको मैन ने नहीं बल्कि गॉड ने गिफ्ट किया। और गॉड ने कैसे गिफ्ट किया है? तो ये सब लोगों ने, जैसे कि गॉड ने इनको सुनाया है, तो दे आर ट्रीटेड एज श्रुति। श्रुति मतलब इनको सुन सुन के आगे बढ़ाया गया जनरेशन से जनरेशन में, और बाद में इनको लिखा गया है, तो इनको श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब टू बी हर्ड। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है टू नो और नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, जानना किसी चीज़ को। अब जो वेद है इनको हम सब डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता क्या है? संहिता है कलेक्शन। कलेक्शन किसका है? और एक चीज़, हिंदी के आपको होपफुली मिल गए होंगे, ठीक है, हिंदी के मिल गए होंगे आपको, नोट्स माइंड मैप साथ साथ मिलते रहेंगे हिंदी के भी, ठीक है, परमार SSC टेलीग्राम पे। तो संहिता कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। हाइम्स क्या है? हाइम्स क्या है? तो हाइम्स एक तरह से भजन है, ठीक है, हाइम्स यहाँ पे आपके भजन है एक तरह से। इनको हम शुक्ता के नाम से भी जानते हैं, शुक्ता, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। देन ब्राह्मण क्या है? ये वेदों के अंत में मेंशन्ड है, सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स की, किस तरह से रिचुअल परफॉर्म करने हैं, सैक्रिफाइस करनी है, जिससे कि आपको मोक्ष मिलेगा, ये लिखा हुआ है। और वो रिचुअल्स कौन कर सकता है? वो सिर्फ कर सकता है प्रीस्टली क्लास, दैट इज ब्राह्मण करेगा वो, तभी बाद में इनका जाके विरोध होता है। और इसी वजह से इसमें हिंदू धर्म से कुछ और धर्म बनते हैं, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, जिसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सिख धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकल के बनता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ना, मतलब एक तरह से करवा सकते थे प्रीस्टली क्लास से, क्योंकि ये था कि भाई ब्राह्मण से ही करवाना पड़ेगा। ये अरण्यका क्या है? अरण्यका वो हैं जो जंगल, मतलब जो हर्मिट्स हैं, जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो एक तरह से रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, उनको किस तरह से रहना है, वो अरण्यका में लिखा हुआ। तो अरण्यका से आपको याद आना चाहिए क्या? फॉरेस्ट या फिर जंगल। देन क्योंकि अब काफ़ी सारे नए नए धर्म बनने लगे, लोग माइग्रेट करने लगे, खासकर जो नीचे क्लास वाले थे, जैसे कि जो वैश्य और शूद्र थे, वो उनको चाहिए था कोई दूसरा धर्म, क्योंकि वो प्रीस्टली क्लास से इतने बड़े बड़े रिचुअल्स तो नहीं करवा सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पे बनते हैं, और उनके पास इतना अभी, चलो वो हम जैनिज्म बुद्धिज्म में देखेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसी पर्टिकुलर इन्हीं वेदास में लास्ट में उपनिषद ऐड किए गए, उपनिषद लास्ट में ऐड किए गए। अब क्योंकि लास्ट में ऐड किए गए तो इनको हम वेदांत के नाम से जानते हैं, वेदों का अंत। डू नॉट कन्फ्यूज इट विद वेदांग। अभी देखेंगे वेदांग क्या है।
तो ये क्या है, उपनिषद क्या है, लास्ट में ऐड किए गए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करने हैं, आप इन चीज़ों को भी करके भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, नॉलेज गेन से, ज्ञान की प्राप्ति से। ज़रूरी नहीं कि आपको सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स ही करने हैं। टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें कि 10 आपके मेन है, जो अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम लगे हाथ वेदांत और वेदांग में अंतर समझ लेते हैं। तो वेदांत है वेदों का अंत, उपनिषद को ही बोलते हैं, क्योंकि वेदों के एकदम अंत में है क्या, हर वेद, जैसे ऋग्वेद है, अभी पढ़ेंगे 4 वेद होते हैं, तो सबको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो लास्ट में एडेड है क्या, सबसे लास्ट में जो चैप्टर है वो उपनिषद का चैप्टर है। कहीं कहीं पे लिखा हुआ ब्राह्मण से लास्ट में, बिल्कुल पहले ब्राह्मण्स ही हुआ करते थे, लास्ट में ब्राह्मण्स ही हुआ करते थे चैप्टर्स, लेकिन बाद में उपनिषद ऐड हुए, तो अब लास्ट में एकदम उपनिषद है। वेदांग क्या है, वेदांग है टूल्स टू अंडरस्टैंड दी वेदास, टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, वेदों को समझने के लिए जो टूल्स हैं उनको हम वेदांग बोलते हैं। वेदांत क्या है, वेदांग क्या है, समझ आ गया। 6 वेदांग है टोटल, पहले तो यही रटना है कि कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद। तो अब इनमें क्या क्या दिया हुआ है। शिक्षा मतलब स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मतलब है आवाज़, आवाज़ किस तरह की आवाज़ है, तो उसका मतलब क्या है, मतलब टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास हैं, वेदों को समझना है तो पहले वेदांग को देख लो, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। कल्प मतलब स्टडी ऑफ प्रैक्टिस, रीत, कल्प का मतलब क्या, रिचुअल्स, रीत, प्रैक्टिस, ये सब की स्टडी है कल्प, कौन कौन से रिचुअल कैसे परफॉर्म करने, कल्प। स्टडी ऑफ ग्रामर, अगर रिचुअल समझने हैं तो कल्प, ग्रामर, ग्रामेटिकल लैंग्वेज समझनी, व्याकरण, वो तो सब साफ साफ समझ में आ रहा है। निरुक्ता, स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब वर्ड्स, वर्ड्स कौन सा वर्ड का मतलब क्या है, वो एटिमोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइट, नाम में है ज्योति, ठीक है, और पोइटिक मैटर की स्टडी को छंद बोलते हैं। तो ये ज्योति और व्याकरण तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। बाकी शिक्षा भी, शिक्षा याद करना है, कल्प याद करना है, निरुक्ता और छंद, ठीक है, स्टडी ऑफ पोइटिक मैटर को बोलते हैं छंद। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं वेदों पे, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सब डिविजन्स पढ़ लिया, यानी कि हमने सब डिविजन्स का मतलब है कि हर वेद के एक तरह से 4 पार्ट होते हैं, हर वेद में 4 चीज़ें होती हैं। तो संहिता होता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, भजन का कलेक्शन है। ब्राह्मण्स हैं जो रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, जो फॉरेस्ट में रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, और वेदों के अंत में जिस तरह से नॉलेज गेन करके आप मोक्ष अचीव कर सकते हैं, वो उपनिषद हैं। तो 4 ये हमने देख लिया पार्ट हैं हर वेद में। अब कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, सबको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद पे आते हैं, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, 10 किताबों में बटा हुआ है। तो ऋग्वेद जो है वो 10 किताबों में बटा हुआ है, तो और उन किताबों को बोलते हैं मंडल, यानी 10 मंडल में बटा हुआ है। इसमें जो 2nd से लेके 7th तक मंडल है, 2nd से लेके 7th तक, ये सबसे पहले बन गए थे, बाद में 1st, 9th और 10th बना था जाके। नंबर अगर हाइम्स की बात करें तो यहाँ पे हैं 1028 हाइम्स, यानी 1028 भजन हैं, जिनको कि कौन रिसाइट करता है, होत्री। तो होत्री प्रीस्ट है एक तरह से, जो इन हाइम्स को रिसाइट करता है, बोलता है। और लगभग इतने वर्सेस हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्सेस मतलब जो नहीं राइमिंग होती है, राइम्स, उनको वर्सेस बोलते हैं। डीटी यानी कौन कौन से भगवान मेंशन्ड है, इंद्र, विष्णु, वरुण, ये आपके भगवान मेंशन्ड हैं। यहाँ पे नेचर गॉड की प्रैक्टिस हुआ करती थी। जैसे कि अगर हम बात करें इंद्र, तो ये कौन है, गॉड ऑफ रेन है, ठीक है। इनको पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स के नाम से जानते हैं, किसको, इंद्र को। विष्णु आप जानते हैं, ठीक है। और वरुण कौन है, वरुण गॉड ऑफ, इनको भी हम बोलते हैं गॉड ऑफ एक तरह से सी या फिर वाटर, ठीक। बात करें गायत्री मंत्र, तो ये 3rd मंडल में मेंशन्ड है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंडल में क्या चीज़ मेंशन्ड है। तो जो गायत्री मंत्र है, जो देवी सावित्री जी को समर्पित है, वो 3rd मंडल में मेंशन्ड है, यानी कि ऋग्वेद की 3री किताब में। लिखा किसने था, इसको लिखा था विश्वामित्र ने, इसको लिखा था विश्वामित्र ने। लॉर्ड सोम, भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है 9वें मंडल में। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र को ने लिखा है, इसको देवी सावित्री जी को डेडिकेटेड है। भगवान सोम जो गॉड ऑफ एनर्जी, एक तरह से गॉड ऑफ प्लांट, ठीक है, लॉर्ड ऑफ प्लांट या फिर गॉड ऑफ प्लांट, नॉट प्लानट, प्लांट, ठीक है, गॉड ऑफ प्लांट है ये, कौन, भगवान सोम, 9वें मंडल मेंशन है। सोमरस करके इनके नाम पे एक ड्रिंक भी है, तब रेड बुल नहीं हुआ करते थे ना, तो एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक मतलब ये हाइम्स पढ़ पढ़ के थक गए होगे ना, तो ये लो सोम पी लो, ठीक है। अभी अगर बात करें जो 10th मंडल है, 10वां मंडल, उसमें पुरुष शुक्ता के बारे में मेंशन है। पुरुष शुक्ता क्या है, ये पुरुष शुक्ता का मतलब ये है कि इसमें 4 वर्ण मेंशन्ड हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़ते हैं। तो 10th मंडल में पुरुष शुक्ता है, उसमें मेंशन्ड है कि जो
एक पुरुष है, मतलब एक पुरुष एक तरह से ब्रह्मा जी आप समझ सकते हो, तो उन ब्रह्मा जी से ये चारों वर्ण निकले हैं, उस पुरुष से 4 वर्ण निकले हैं। उनके मुंह से निकले हैं ब्राह्मण, उनके आर्म्स यानी कि हथेलियों मतलब एक क्या बोलते हैं उनको, बाइसेप से, ठीक है, निकले क्षत्रिय, थाई से जांग से निकले वैश्य, और फीट से निकले पैर से शूद्र। तो ये 4 वर्ण सिस्टम यहाँ पे बताया गया है 10th मंडल में। पुरुष शुक्ता के बारे में मेंशन है कि इस पुरुष से ये 4 लोग निकले हैं। अब आते हैं सामवेद पे, दूसरा वेद। एक्चुअल में इसके बाद तो यजुर्वेद बना था, लेकिन कोई नहीं, सामवेद पढ़ लेते। तो सामवेद क्या है? ये वेद ऑफ म्यूजिक है। कंटेन चैंटिंग मेलोडीज, इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक। इसमें उपनिषद की बात करें, 2 उपनिषद इंपॉर्टेंट है, छंदोग्य और केन। छंदोग्य इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेद, सॉरी ओल्डेस्ट उपनिषद। ओल्डेस्ट वेद तो हमारा क्या है? ऋग्वेद, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। अब आते हैं यजुर्वेद में, तो इसमें याद रखना है ये म्यूजिक का वेद है आपका, ठीक है, म्यूजिक का है, और इसमें छंदोग्य और केन उपनिषद इसका पार्ट है। यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल। इसका मतलब होता है शुक्ल का वाइट और कृष्ण का ब्लैक, ठीक। इट कंटेन्स द शतपथ ब्राह्मण, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत इन द सेंस, ब्राह्मण ऊपर होना चाहिए था, नीचे नहीं, ठीक है। इट कंटेन्स द शतपथ ब्राह्मण, ये आपको पता होना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मण, और ये सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मण है। लार्जेस्ट ब्राह्मण अभी हमने देखा था, ब्राह्मण क्या होते हैं, जो हमारे वेदास के 4 पार्ट होते हैं, तो उसमें एक ब्राह्मण था जो पहले लास्ट में हुआ करता था, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, जो किसमें देखने को मिलेगा? शुक्ल यजुर्वेद में। उपनिषद की बात करें, बृहदारण्यक का ओल्डेस्ट लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट आपका छंदोग्य भी है, यानी छंदोग्य और बृहदारण्यक का वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप बोल सकते हैं। कठ उपनिषद में स्टोरी दी गई है नचिकेता और यम की, यम मतलब यमराज। तो एक तरह से यम बता रहे हैं किसको? नचिकेता को, कि क्या आत्मन होता है, क्या ब्राह्मण होता है, क्या रियलिटी है लाइफ की, ये सब यम जो है बता रहे हैं नचिकेता को, यमराज, ठीक है। तो वो किसमें दिया हुआ? कठ उपनिषद में दिया हुआ, जो किसका पार्ट है? यजुर्वेद का पार्ट है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में दिया क्या है? तो इसमें रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस दिए, क्या क्या आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, वो दिया हुआ है यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है? मैजिकल फॉर्मुलेज दिए हुए हैं टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स और डिजीजेस, यानी कि आपको ये सब भूत भगाना टाइप आप बोल सकते हो, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर कोई बीमारी है उसको दूर भगाना है, तो उसके लिए मैजिकल फॉर्मुलेज दिए हुए हैं अथर्ववेद में, जो कि सबसे लेटेस्ट वेद। और इसमें रिचुअल्स वगैरह डे टू डे हमें क्या रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं वो यजुर्वेद में दिया हुआ है। 20 खंड में डिवाइडेड है। देखो जो ऋग्वेद है वो 10 मंडल में डिवाइडेड था, अथर्ववेद 20 खंडों में डिवाइडेड है। उपनिषद की बात करें इसमें मंडुका है और महाउपनिषद इसका पार्ट है। मंडुका की बात करें इसमें सत्यमेव जयते, दैट इज ट्रुथ ओनली प्रिवेल्स, ये लिया गया मंडुका उपनिषद से। और महाउपनिषद से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो कि G20 जो इंडिया ने होस्ट किया था लेटेस्ट वाला, उसका थीम भी यही था, ठीक है। क्या? वसुधैव कुटुंबकम, जो महाउपनिषद का पार्ट है, टेकन फ्रॉम दी अथर्ववेद। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली। अब किस पे आते हैं? तो अभी सिर्फ हमने वेद पढ़े हैं। जो इन पर्टिकुलर वेद पे बिलीव करते हैं, जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी, उनको हम ये बोलते हैं, हम डिवाइड करते हैं इन पार्ट में, सांख्य, न्याय, वैशेषिका, योग, उत्तर मीमांस और पूर्व मीमांस। ये वो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं जो वेदों में बिलीव करते हैं, ठीक है, बिलीव इन वेदास। अब हम जब पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तो वो बिलीव नहीं करते हैं इस पे, ठीक। तो सांख्य फिलॉसफी को किसने वो किया, प्रोपाउंड किया? तो कल्पना नहीं होगा, या कपिल होगा, ठीक है। इस सांख्य फिलॉसफी होगा आपका कपिल, कपिल ने इसको प्रोपाउंड किया, दिया इस फिलॉसफी को। न्याय फिलॉसफी को किसने दिया? गौतम ने प्रोपाउंड किया। साइंटिफिक अप्रोच ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जो गौतम गंभीर है सबको न्याय देते रहते हैं, है ना। वैशेषिका फिलॉसफी कन्नड़ ने दी। अब कन्नड़ कौन है? कन्नड़ वो है जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, एटम के बारे में भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ लें तो हमने बताया था, है ना, कि सबसे पहले कन्नड़ जी ने बताया था। तो इसमें एक तरह से फिजिक्स के बारे में दिया हुआ है, किसमें? वैशेषिका जो फिलॉसफी है, ठीक है। तो कन्नड़ ने सबसे पहले इसको प्रोपाउंड किया था। योग जो फिलॉसफी वो पतंजलि ने दी थी, ठीक है। उत्तर मीमांसा भद्रायन ने और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। पतंजलि वो बाबा रामदेव वाला नहीं, उन्होंने यहीं से वर्ड है, लेकिन आपको पता है उनके भी इस समय लगे हुए हैं, लगने भी चाहिए, है ना, जिस हिसाब से हरकतें करी उन्होंने। खैर आगे बढ़ते हैं, अर्ली वैदिक एज पे आते हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक एज। अब अर्ली वैदिक एज में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है वो देख लीजिए, ठीक है, यानी सोसाइटी, पॉलिटी, इन सब फैक्टर्स पे बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था एंशिएंट नेम वगैरह सारे, ठीक है। सोसाइटी पे आते हैं। तो सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, यानी कि अर्ली वैदिक एज में वर्ण सिस्टम बहुत ही क्लियरली डिवाइडेड था कि ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है।
प्रोफेशन में बेस्ड था। वर्ण डिवाइडेड तो था, लेकिन ये सब प्रोफेशन में बेस्ड था। ऐसा नहीं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ना, जो वेदों की नॉलेज रखेगा वो ब्राह्मण होगा, जो वॉर वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो ट्रेड करेगा वो वैश्य होगा, जो और टीडियस जो मीनियल टास्क करेगा मैनुअल टास्क वो आपके शूद्र होगा। ऐसे नहीं है, शूद्र का बेटा बिल्कुल ब्राह्मण बन सकता है और बिल्कुल ब्राह्मण का बेटा शूद्र बन सकता है, वैश्य का क्षत्रिय, वो प्रोफेशन पे बेस्ड था। चाइल्ड मैरिज यहाँ पे अभी तक नहीं थी। विडोरी मैरिज इसको बोलते थे नियोग, ठीक है। विडोरी मैरिज मतलब अलाउड था, जहाँ पे जो एक तरह से जो विमेन होती थी वो उसके छोटे भाई से मैरिज कर सकती थी, दैट वाज कॉल्ड एज नियोग। पैट्रियार्कल सोसाइटी तो थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि विमेन की कंडीशन ख़राब थी, विमेन की कंडीशन अच्छी थी यहाँ पे अर्ली वैदिक एज में। यानी कि किस हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 1500 BC से लेके 1000 BC की। काऊ की अगर बात करें, काऊ बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी अर्ली वैदिक एज में। काऊ को बोलते थे अघन्य, काऊ को क्या बोलते थे, अघन्य, जो कि एक वेल्थ डिसाइडर हुआ करती थी। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ गाय हुआ करती थी वो ज़्यादा उसके पास वेल्थ मानी जाती थी। तो काऊ को अघन्य बोला गया यहाँ पे, और ये वेल्थ डिसाइडर होती थी। और काऊ के लिए जो वॉर होते थे, लिखा हुआ है बैटल फॉर काउ, उसको गविष्ठी बोलते थे। गौमत किसको बोलते थे, कोई बताएगा यहाँ पे, अभी देखेंगे आगे, ठीक है, गौमत, ठीक है। तो गविष्ठी, गौमत, इस तरह से आपको दिखे तो मतलब काउ सिलेक्ट करना, और काउ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। मतलब इसका काउ का मर्डर का मतलब ये है कि इससे बड़ी कोई तुम क्राइम कर ही नहीं सकते हो। इंसान के मर्डर से भी ज़्यादा काउ की हत्या थी, गाय की हत्या, गौ हत्या। हेरिडिटरी हुआ करता था, मतलब कि जो इलेक्टिव मोनार्की थी, इलेक्टिव मोनार्की इन दी सेंस की मोनार्की हुआ करती थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट इलेक्शन हुआ करता था। यहाँ पे 3 तरह की असेंबलीज देखने को मिलती हैं, सभा, समिति, विदट। सभा कम्युनिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड, जो कुछ प्रिविलेज लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनकी कम्युनिटी हुआ करती थी सभा। जो समिति होती थी दैट वाज कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की, यानी इसमें सब लोग थे, इसमें सिर्फ कुछ लोग थे सभा में। सभा में नाम तो सुन के लगता है सभा, कि भाई सभा का मतलब सब लोग हैं, लेकिन ना, इसमें सिर्फ प्रिविलेज लोग। सभा समिति देखेंगे चोला जब पढ़ेंगे तब भी, ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग होगा। विदट कम्युनिटी ऑफ रिलीजियस पीपल, रिलीजियस पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, कि भाई क्या करना है, किससे युद्ध करना है, ये सारी चीज़ें जो है विदट में मेंशन होती थी। अच्छा, वॉर से याद आया एक चीज़, कि जो यहाँ पे आपको 7th मंडल आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया था ना। 7th मंडल में ध्यान रखना, 7वें मंडल में जो 7th मंडल है उसमें एक बैटल मेंशन्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। दैट वाज बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको कि 10 राजन युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 राजन युद्ध बोलते हैं, 10 राजन बैटल बोलते हैं, जिसमें कि ये बैटल ऑफ 10 किंग्स था। एक तरफ तो सुदास लीड कर रहे थे भरत क्लैन को, फिर भरत ट्राइब को, और दूसरी तरफ कन्फेडरेसी यानी ग्रुप था ऑफ 10 ट्राइब्स का। ये जो बैटल है ये लड़ा गया था ऑन दी बैंक्स ऑफ रावी रिवर, जिसको कि पुरुषनी, ये लिखा हुआ है उसमें कि पुरुषनी, 7th मंडल में, कि पुरुषनी जो रिवर है उसके किनारे लड़ा गया, जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे, जो कि आपका एक तरह से कोर सेट करता है बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, जिसको हम महाभारत का युद्ध बोलते हैं, उसके लिए उसका कोर है ये। तो सुदास जो भरत ट्राइब को लीड कर रहे हैं, एंड कन्फेडरेसीज ऑफ 10 ट्राइब के बीच बैटल होता है, जिसमें कि ये यहाँ पे विनर साबित होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एंड कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, सभा समिति और विदट देख लिया हमने, ठीक है। तो विदट, अब आते हैं रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल्स। तो पुरोहित हुआ करते थे, आर्मी चीफ को सेनानी बोलते थे, विलेज हेड को ग्रामीणी बोलते थे। रिलीजन की बात करें, वर्शिप करते थे नेचर, इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु को। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल हुआ करते थे, अदिति मदर ऑफ गॉड्स हुआ करती थी, जो ये आपके सूर्य भगवान हैं उनकी मदर हैं अदिति, मदर्स ऑफ ऑल गॉड्स इनको बोलते हैं। सावित्री, गायत्री मंत्र इन्हीं को डेडिकेटेड है। एनिमल वर्शिप नहीं मिलती थी, ऑकरे कलर्ड पोट्री देखने को मिलती थी। पोट्री हम देख रहे हैं किस तरह से, पहले हमें देखने को मिला था कि ब्लैक एंड रेड पॉलिश्ड वेयर थी, कहाँ पे आपकी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। अभी यहाँ पे ऑकरे कलर्ड पोट्री है। अभी आते हैं किस पे, लेटर वैदिक एज पे। लेटर वैदिक एज की अगर हम बात करें तो वही टाइम पीरियड 1000 BC से लेकर 600 BC की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी एंड बिहार। देखिए इस तरह से आर्यन सबसे पहले यहाँ पे आए, कहाँ पे आए,
आर्यन सबसे पहले तो यहाँ पे आए आपके, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे। इसके बाद अर्ली वैदिक एज में अभी तो इन्होंने 10 राजन युद्ध लड़ा है, यहाँ पे ही होंगे कहीं पे, है ना, महाभारत का युद्ध हुआ है। देन धीरे 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 जो है ये अब लेटर वैदिक एज तक यहाँ पे थोड़ा सा आगे यहाँ तक बढ़ेंगे। कहाँ तक? यहाँ तक बढ़ेंगे। फिर जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे महाजनपद, तो महाजनपद में और ये फ्लरिश हो जाएंगे और फैल जाएंगे। तो धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पे आए अर्ली में, वैदिक में थोड़ा यहाँ तक पहुँचेंगे वेस्टर्न यूपी तक, देन महाजनपद आपके स्प्रेड हो जाएंगे और आगे तक, है ना। क्लियर? एक्सपेंशन पॉसिबल ड्यू टू आयरन वेपन एंड हॉर्सेस। तो ध्यान रखिए, अब यहाँ पे सबसे पहली बार हमें एविडेंस मिलते हैं किसके? आयरन के। और आयरन के कैसे पता चला? इन्होंने लिखा अयास। अयास का मतलब क्या होता है? अयास का मतलब होता है मेटल, ठीक है, ब्लैक मेटल, जो यहाँ पे आयरन को बताया गया है। और हॉर्सेस के भी एविडेंस मिलते हैं। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों को हॉर्सेस के बारे में पता था? नहीं पता था। एक हड्डी मिली थी सुरकोतला में, बट दैट डजंट मीन को इनको हॉर्सेस यानी घोड़ों के बारे में पता था। फिर आगे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कैसा था इस टाइम पे? तो एग्रीकल्चर चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था पहले। अभी अगर बात करें अर्ली वैदिक एज में, ये एक तरह की पैस्टोरल कम्युनिटी थी, गायों को चराते थे, ठीक है, गायों को चराते थे। बट अभी यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर यहाँ पे फ्लरिश करने लगा। और यहाँ तक कि जो गोत्र आप सुनते हैं, गोत्र आपने सुना होगा ज़रूर, गोत्र, है ना, कि और अभी भी होता है कि भाई सेम गोत्र में मैरिज नहीं की जाती है। तो गोत्र का मतलब होता था जहाँ पे गायें बनती हैं। तो एक गोत्र का मतलब है कि हमारी गाय, जैसे अगर मेरा और आपका गोत्र मान लेते हैं सेम है, दैट मीन्स कि किसी टाइम पे हम, मेरी गाय और आपकी गाय सेम जगह पे बनती होंगी। दैट मीन्स कि हम भाई बहन, मतलब भाई हैं फिर भाई बहन है, इस तरह से अगर हमारे गोत्र सिमिलर हैं तो इसका मतलब होता है। तो ये वैदिक एज से ही आता है, अर्ली वैदिक एज से, है ना। तो अभी क्या ये एग्रीकल्चर पे आने लगे, क्यों? क्योंकि आयरन पता चल गया ना, आयरन की डिस्कवरी हो गई। कहाँ पे? लेटर वैदिक एज में। राइस को लिखा इन्होंने व्रीहि, जहाँ पे व्रीहि देखने को मिले, दैट मीन्स वो राइस की बात हो रही है। वुडन प्लॉशेयर देखने को मिलता है, रूरल कम्युनिटी मतलब है, ठीक है। जो हमारे हड़प्पा वाले थे वो कैसे थे? अर्बन थे, है ना। पॉलिटी सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि कुछ जो राजा है उसके हाथ में ज़्यादा पावर जाना स्टार्ट हो गई। सभा में अब विमेंस को अलाउ नहीं किया गया। सभा समिति विदट पढ़ा था ना हमने, सभा समिति और विदट, कुछ पीपल की असेंबली, ठीक है। सभा थी कुछ पीपल लर्नेड लोगों की असेंबली, समिति थी सबकी असेंबली, और विदट थी रिलीजियस असेंबली या फिर जो मिलिट्री पर्पस के लिए जो असेंबली होती थी। सभा में विमेंस अलाउड थे, विमेन की कंडीशन बिल्कुल अच्छी थी। अर्ली वैदिक एज में खराब होना स्टार्ट हुई लेटर वैदिक एज से। विमेन को अलाउ नहीं किया गया सभा में। समिति होती थी, विदट यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, यानी विदट नहीं है अब लेटर वैदिक एज में। बाली एक वॉलेंट्री ऑफरिंग है जो देनी होती थी किसको? किंग को, राजा को। इसको याद रखिएगा, ये आगे तक जाएगी तुम्हें, ये अशोका के टाइम पे, गुप्ता के टाइम तक जाएगी। ये वॉलेंट्री है ना, धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगी अभी ये। तो अभी वॉलेंट्री का मतलब जिसका मन हो वो दे सकता है किंग को, बाली उसको बोलते थे। वर्ण सिस्टम डोमिनेट कर रहा था। अब ये प्रोफेशन के बेसिस पे नहीं था, अब ये हेरिडेटरी हो चुका था ये, समझ रहे हैं आप। यानी कि जो अभी प्रोफेशन वैसा था कि अगर प्रोफेशन के बेसिस पे था कि जो अगर वेद पढ़ेगा तो वो ब्राह्मण होगा, है ना, जो ट्रेड करेगा वो वैश्य होगा। तो ब्राह्मण्स जो है यहाँ पे वर्ण सिस्टम की अगर बात करें तो ब्राह्मण्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। क्षत्रिय रूल और प्रोटेक्ट करने का काम था, वैश्य का ट्रेड करने का काम, और ये शूद्र का एक तरह से सर्वेंट का काम था। वर्ण सिस्टम अब यहाँ से एकदम स्ट्रिक्ट हो गया था और थोड़ा सा रिजिड हो गया था। सोसाइटी की अगर बात करें तो वेमेन की कंडीशन यहाँ पे जो है डिटेरियोरेट हो गई, यानी खराब होना स्टार्ट हो गई। गोत्र सिस्टम एमर्ज हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया। क्लैन जिसको बोलते हैं, काल नहीं, क्लैन इसको बोलते हैं, क्लैन। आश्रम, और ये आपके क्या है? आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, चारों एक तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संघ, ये 4 आश्रम है आपके। आश्रम इनमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये 4 आश्रम है आपके, या फिर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। आश्रम बोलिए, फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य आपको फॉलो करना है। गृहस्थ मतलब कि जो आपको गृहस्थी बसानी है, हाउस होल्ड। वनप्रस्थ मतलब कि वन को चले जाना है। संन्यास मतलब त्याग देना है, सारी चीज़ों को संन्यास ले लेना है। पॉटरी यहाँ पे ग्रे या फिर पेंटेड ग्रेवेयर देखने को मिलती है। कैसी? पेंटेड ग्रेवेयर, कलर्ड पॉटरी। पॉटरी आप समझते हैं ना, वही घड़ा टाइप जिसमें कि सरप्लस अनाज रखते हैं। और पॉटरी सजावट के लिए भी यूज़ की जाती है, आज भी हम यूज़ करते हैं। पॉट्स हमारे यहाँ रखे होते हैं सजावट के लिए, ठीक। चलिए, तो वो मतलब एक तरह से पॉटरी से हमें कंडीशन पता चलती है कैसे इन लोगों की कंडीशन। तो ये हमारा वैदिक एज खत्म होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए, इनको भी देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो लॉर्ड ऑफ द प्लो अगर पूछ ले किसको बोलते हैं, तो लॉर्ड ऑफ द प्लो बोलते हैं, या फिर जो हल होता है उसका एक तरह से लॉर्ड, ये इंद्र को बोलते हैं, इंद्र देवता को। अयाज मैंने बता दिया, आयरन को रेफर किया गया इन द लेटर वैदिक एज।
जो कि या फिर इन जनरल मेटल को भी रेफ़र किया गया है, ब्लैक मेटल। विवाह यहाँ पे डिफरेंट तरह के होते थे, जैसे कि अनुलोम विवाह होता था, जहाँ पे अनुलोम विवाह में क्या होता था, लड़का जो होता था बॉय वो हायर कास्ट का होता था, हाई कास्ट का होता था, ठीक है, और जो लड़की होती थी, गर्ल होती थी, वो लोअर कास्ट की होती थी। ये एक्सेप्टेड था। बट जो प्रतिलोम विवाह था वो एक्सेप्टेड नहीं था। प्रतिलोम विवाह क्या होता था, इसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा। और गंधर्व विवाह होता था लव मैरिज, ठीक है, गंधर्व जो विवाह होता था दैट वाज लव मैरिज। गोमत, गोमत क्या होता है, जिसके पास बहुत सारी कैटल्स हैं, वन हु ओन्ड मैनी कैटल्स, जिसके पास बहुत सारी गाय हैं। गविष्ठी क्या है, बैटल फॉर काउज। ऑक्यूपेशन किस तरह से था, तो ऑक्यूपेशन सबसे पहले तो ये पैस्टोरल कम्युनिटी थी इन दी अर्ली वैदिक एज, देन बाद में एग्रीकल्चर इनका मेन वो बन गया। क्यों, क्योंकि मेटल आयरन डिस्कवर हो गया तो हल बना सकते हैं। बाली वॉज अ काइंड ऑफ वॉलंटरी ऑफरिंग, ठीक है। तो एक्स्ट्रा तो आई थिंक क्या कुछ भी नहीं था, विवाह ही था बस, विवाह और गौमत है ना, और ये लॉर्ड ऑफ द प्लो, तो ये ध्यान रखना, बाकी तुमने पहले ही देख लिया था। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है आज का ख़त्म। अब हम अगले लेक्चर में आज ही देखेंगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। इस पर्टिकुलर लेक्चर के इंग्लिश और हिंदी में दोनों में माइंड मैप आपको परमार एससी टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस क्विज ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से दोनों को ज्वाइन करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये इस फॉर्मेट में भी और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाइट देखने को मिलेगा। थैंक यू।